डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। कार्यक्रम विचार विमर्श देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। जी हां दोस्तों, विचार विमर्श एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम कृषि से संबंधित कुछ एक ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं ताकि इस विषय से जुड़ी हुई या जो भी विषय हम चर्चा के लिए लेकर आते हैं उस विषय से जुड़ी सटीक और बारीक जानकारियां आप तक पहुंचाई जाए। हर शनिवार रात के 8 बजते ही हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि अपने दर्शकों से मुलाकात करें, और हमें जिस तरीके से आपका मेल और आपके पत्र प्राप्त होते हैं, आप हमारे इस कार्यक्रम को खूब पसंद भी कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम एक और ख़ास विषय लेकर आपके सामने आए हैं। आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को पूरा देखिए, और जिस विषय को हम लेकर आए हैं वो विषय आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात करें कृषि के क्षेत्र की, तो कृषि के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो ऐसी अपार संभावनाएं हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। न केवल किसान, उद्यमी, महिला, किशोर वर्ग, और हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम अपने खाद्यान्न के लिए कृषि पर ही निर्भर हैं। हमारा खाद्यान्न कितना ज़रूरी है, कैसा है, ये तो महत्वपूर्ण होता ही है, साथ ही साथ किस प्रकार से खाद्यान्न आ रहा है, कौन सा खाद्यान्न हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वहीं जब हम कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जब किसी फसल की बुआई की बात करते हैं या किसी भी फसल को चुनाव हम करते हैं, तो फसल लगाने के लिए सबसे पहले किसान के मन में जो बात आती है कि हमारी फसल हमको अच्छी मिले, हमारी जो उपज है वो अच्छी है। उसके लिए वो खरपतवार नियंत्रण, बीजोपचार, कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण, ऐसे तमाम तरह के उपाय करता ताकि उसको उपज अच्छी मिले। लेकिन जब बात हम मानव स्वास्थ्य की करते हैं, तो चाहे वो किसान हो या आम जिंदगी में हम लोग हों, क्या हम लोग अपने स्वास्थ्य की देखरेख उतनी सही तरीके से करते हैं? ये सवाल हम सबके लिए है, और हमारे लिए खुद के लिए भी है। जो हम खा रहे हैं क्या वो सही है? खासकर अगर हम शहरी जीवन की बात करें तो आज के समय में हम देखते हैं कि सुबह जब हम उठते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें आलू के पराठे, प्याज के पराठे, इस तरह के पराठे मिल जाए जो तेल में डूबे हुए हों। उसके बाद जब लंच का टाइम आता है तो बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें खाते हैं। शाम को दोस्तों के साथ चले गए, मोमोज खाने लग गए। तो ये आज की जीवन शैली हो गई है। अब इन खाद्यान्नों से क्या हमारे शरीर को पोषण मिल रहा है? जो ग्रोथ, जो हमें पावर चाहिए अपने शरीर को इम्प्रूव करने के लिए और बेहतर करने के लिए, क्या ये खाद्यान्न उन चीज़ों को भरपूर कर पा रहे हैं? तो वही ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से हम फसलों में खाद्यान्न उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को भी उर्वरकों की आवश्यकता होती है। वो उर्वरक कैसे होते हैं? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इस तरह के होते हैं। लेकिन आज हम आपको एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रहे हैं जो पिछले 6 साल से मनाया जा रहा है भारत के अंदर, लेकिन हम शायद ही कोई इस के बारे में जानता होगा या फिर इसके बारे में परिचित होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पोषण माह की। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पिछले 6 सालों से हम इस महीने को पोषण माह के रूप में मनाते हैं, जिसमें हम जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप कुपोषण के विरुद्ध एक लड़ाई कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज के समय में हमारे खाद्यान्न की जो स्थिति है और जो हमारे रोज़मर्रा का जीवन है, ये बहुत ही ख़राब होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से हम बीमारियों की तरफ अपने आप को ढकेलते जा रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे पोषण माह के जरिए। इस पोषण माह में क्या कुछ खास है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के इस कार्यक्रम में भी पोषण माह का जिक्र किया है, और जिस तरीके से भारत में लगभग 90% महिलाएं हैं जो एनीमिया से पीड़ित हैं, उनको भी कैसे पोषण माह के जरिए जागरूक किया जाएगा और कैसे कुपोषण के जरिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। हर एक बारीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले इस कार्यक्रम में जो खास एक्सपर्ट हैं जो इस पोषण माह की बारीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, एक बार उनसे भी आपका तारुफ करा दिया जाता है। आज हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर एस एल मीना जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं आईसीआर पूसा से। इसके साथ ही आज हमारे साथ डॉक्टर करुणा सिंह जी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है मैम। आप प्रोफेसर हैं, न्यूट्रिशन डाइटिक्स डिपार्टमेंट, डीन हैं शारदा स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, शारदा यूनिवर्सिटी से। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर टीकम सिंह जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, डिवीजन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, IRI पूसा से। तो दर्शकों, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि पोषण माह में क्या कुछ खास है, कैसे आप अपने पोषण को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं। ये महीना पोषण माह
बच्चों की माताओं को ट्रैक करती है। उन्हें लगातार मॉनिटर किया जाता है और उनके पोषण की व्यवस्था की जाती है। बता दें कि पिछले साल पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से भी जोड़ा गया है। इस अभियान के द्वारा बच्चों के संतुलित विकास पर फोकस किया गया है। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2018 में जारी पोषण अभियान प्रगति रिपोर्ट में कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में पोषण अभियान के महत्वपूर्ण घटकों में से एक के रूप में सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार यानी SBCC को शामिल करने पर भी जोर दिया गया है। 8 सितंबर 2024 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में देश भर में उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई है, जिनमें 35 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 756 जिले जागरूकता अभियान और पोषण केंद्रित संवेदीकरण गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हुए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरीके से पोषण का होना कितना ज़रूरी है और कैसे आप अपनी पोषण को मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर एस एल मीना जी का रुख करते हैं। डॉक्टर एस एल मीना जी, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि आज का जो हमारा जीवन है वो कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग हो गया है, या फिर हमने उसको चैलेंजिंग बना लिया है, या हमारा नज़रिया उसको चैलेंजिंग देखने के लिए। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, जिसकी आज के समय में बहुत आवश्यकता है, और खासकर अगर शहरी जीवन की बात करें, जो खाद्यान्न हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसमें हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारे शरीर को सही तरीके से मिल रही है? बिल्कुल पुलकित जी, आपने बहुत सही बात बताई। देखिए, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और हमारा जो ज़्यादातर जो हमारे इंडियन लोग हैं वो वेजिटेरियन हैं। तो हमारा जो खान पान जो है वो ज़्यादातर हमारा वेजिटेरियन है। तो अब बात करते हैं कि उससे पहले तो हमको ये थी कि हमारे पास खाद्यान्न थे ही नहीं, लेकिन हरित क्रांति आई, उसके बाद हम खाद्यान्न में बिल्कुल सेल्फ रिलायंट हो गए हैं, और हम लोग खाद्य सुरक्षा हमारे पास हो गई है। लेकिन अब बात हम करते हैं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो उसकी बात करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि आजकल लोगों का जो खाने पीने का जो स्टाइल वो बदल गया है, क्योंकि वैसे हम बात करेंगे जबकि बैलेंस डाइट जो होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और पोषक तत्व होते हैं, और विटामिन होती हैं, और बहुत सारी और भी छोटे मोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन सबको मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये एक हमारा बैलेंस डाइट है। लेकिन जो गांव में जो आज से 30 साल पहले का जो खान पीन था वो आज गांव में भी चेंज हो रहा है। ऐसे ही शहरों को देखते तो शहरों में भी बिल्कुल खान पीन चेंज हो रहा है, और हमारा जो एक कहते हैं ना डाइवर्सिटी, उसमें कमी आ रही है। बिल्कुल। अब हम सिंगल साइडेड में जा रहे हैं। जैसे आपने पहले बताया था कि शहरों में हम लोग आजकल पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा लोग बच्चे खा रहे हैं, और ऐसे गांव में भी आजकल चीज़ें शहरों से गांव पहुंच रही हैं। तो खाने पीने में थोड़ा बदलाव तो आ ही रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आज के दिन हमारे यहाँ पे खाद्य सुरक्षा की जगह हमको पोषण सुरक्षा की जरूरत है। और जैसे कि बताया आपने कि अभी सप्तम का महीना जो चल रहा है ये बहुत ही क्रिटिकल महीना होता है, क्योंकि इसमें चेंज होता है ऋतुओं का, और इस समय हमें खान पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और हमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना बैलेंस करके खाना है, वो सब बातों को हमको ये क्या देखना पड़ेगा। और खाना हमारा कैसा हो जिसमें सभी तरह की चीज़ें हों, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन्स भी हो, ये सब इसमें कंपोनेंट हो, सबका कंपोनेंट उसमें होना जरूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि आप संतुलित खाना खा रहे हैं। तो इसलिए हमको सिंगल खाना नहीं खाना है, यानी कि हम सिर्फ एक ही खाने के स्रोत पर डिपेंड ना रहें। हमें दूध भी पीना है, हमें अंडे भी खाने हैं, हमें अनाज भी खाना है, हमें सब्जियां भी खानी है, हमें फ्रूट्स भी खाने हैं, क्योंकि हमको हमारे बॉडी के लिए जो चीज़ चाहिए वो सब तरह अलग अलग जगह से हमको लेनी पड़ेंगी। तभी हम कह सकते हैं कि हमारी जो खाद्य सुरक्षा और साथ साथ क्या है कि जो पोषण की सुरक्षा है वो बिल्कुल मुकम्मल होगी, तब जा कह सकते हैं कि हाँ, ये पोषण का जो माह है हम इसको अच्छी तरह से मना रहे हैं। जी, तो पोषण माह हम मना रहे हैं, लेकिन पोषण हमें मिल पा रहा है या नहीं, इस पर और बात करते हैं। डॉक्टर करुणा जी का रुख करते हैं। डॉक्टर करुणा जी, आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और डाइटिक्स भी हैं, और आपका ये विभाग भी रहा है। आपके नज़रिए से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हम देखते हैं, बात शहरी जीवन की भी करें, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम ये देखें तो ये जो ट्रेंड है, ये जो फैशन है, वो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ता जा रहा है। मैदे के ऊपर हम ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, मैदे के उत्पाद ज़्यादा का सेवन कर रहे हैं, पराठे हो या मैदा हो। साथ ही साथ हम देखते हैं कि आजकल एक चलन है आलू नान, इस तरीके के तमाम तरह के नान मैदे के आने लग गए हैं, उसका सेवन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशन, आप क्या देखती हैं इस चीज़ को, कैसे देखती हैं, और क्या सलाह देने चाहेंगे उन लोगों को जो लोग पोषण तत्वों को छोड़कर इन चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं?
एक जो स्वस्थ शरीर होता है उसके लिए हमें सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे अभी मीना जी ने बताई, हमें कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत है, हमें प्रोटीन की भी ज़रूरत है, हमें फ़ैट की भी ज़रूरत है, हमें विटामिन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए। सो जब हम ये जो जितना प्रोसेस्ड हम फूड को करते जाएंगे उतने ही हम जो ये हमारे पोषक तत्व हैं उसको हम कम करते जाएंगे। तो जैसे जैसे जो हमारा, यदि मैं खाने की बात करूं, जितना हम प्रोसेसिंग उसमें बढ़ाते जाएंगे उतने ही ये तत्वों को हम कम करते जाएंगे। तो आजकल जो भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है, आजकल स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं, वो जो जिस तरह का आजकल खान पान की तरफ जा रहे हैं, उसमें ना केवल वो अपना शरीर और अपने जो ऊर्जा का लॉस कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो एक टर्म आता है हिडन हंगर, हिडन हंगर की तरफ हमारा भारत जा रहा है, जो कि एक तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है, कुपोषण और जो जिसे कहते हैं ओबेसिटी, अंडरवेट, और तीसरी जो चीज़ है वो है हिडन हंगर। सो यदि हम इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को निकाल देंगे प्रोसेसिंग के थ्रू, जो हम रिफाइंड फ्लावर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उसके जितना भी फाइबर कंटेंट है उसका कमी कर देते हैं, उसे हम सारा निकाल देते हैं। तो जो हमें सफ़ेद जो खाना दिख रहा है उसके अंदर से हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट का लॉस कर दिया। तो जब वो चीज़ हम अंदर ले जाएंगे तो उससे क्या होगा, वो पहली बात, वो भोजन जो हमारे पेट में जाता है वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होके उससे जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो हमारी बॉडी उससे निकाल के अपने शरीर में जितने हमारा जो फंक्शनल कैपेसिटीज़ है वो हमारा काम करते हैं। तो जब हम कम खाएंगे, जब हमें डाइटरी फाइबर प्रॉपर नहीं मिलेगा, जब हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं मिलेंगे, तो जो हम मैक्रोज खा रहे हैं यानी कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, तो उसका इस्तेमाल हमारी बॉडी ढंग से नहीं कर पाएगी। इसी की वजह से आजकल क्या हो रहा है, या तो हम एक चीज़ की अति की तरफ जा रहे हैं, एक और दूसरी तरफ हम उसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी में जा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने कहा अनीमिया से ग्रसित है हमारी महिलाएं। सो ज़्यादातर जो रीज़न है वो है ओवर प्रोसेसिंग, उसे हम कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेसिंग। सो हम आपको ये इस पोषण माह के तहत जो एक जागरूकता अभियान है उसमें मैं यही एक सलाह देना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा फूड को हम कम प्रोसेस करके ताज़ा खाना बना के खाएंगे उतने ही हमारे शरीर को वो अच्छा लगेगा और हमारा शरीर उसे अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। जी, बहुत बढ़िया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे रुक करते हैं डॉक्टर टीकम जी का। डॉक्टर टीकम जी, पोषण माह तो हम मना रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो गई, लेकिन अगर मैदों को छोड़ दिया जाए और जिस तरीके से प्रोटीन, फाइबर या विटामिन्स की हम बात कर रहे हैं, तो निकल कर बात सामने आती है कि मोटे अनाजों का इस्तेमाल होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने भाषणों में, और पिछले 2023 की बात करें तो पूरा एक साल हमने मिलेट्स को इंस्पायर किया कि मिलेट्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्या सिर्फ मिलेट्स के ज़रिए ही हम पोषण को भरपूर मात्रा में अपने शरीर में ला सकते हैं, या फिर और भी कोई ऐसे ऑप्शंस हैं? बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट भी कई अपनी जो योजनाओं के माध्यम से, पिछले साल हमने मिलेट इंटरनेशनल ईयर मनाया था, उससे पहले 2018 में हमने नेशनल मिलेट इंटरनेशनल ईयर मनाया था। तो इन सब के पीछे यही कारण है कि जो मिलेट्स कहीं पहले जो अभी जो आप जो बता रहे हैं, जो अभी प्रेजेंट में वर्तमान में जो फूड हैं, जो फूड हैबिट है, वो कहीं बहुत हमारी चेंज हो गई है। पहले हमारी जो थाली में मिलेट्स हुआ करते थे, कहीं ना कहीं किसी भी सुबह के भोजन में, नाश्ते के रूप में, या आपके दोपहर के खाने में, शाम के खाने में मिलेट का हमारे भोजन में हमेशा समावेश रहता था। लेकिन जब से ये जो दूसरे फूड आए हैं, खासकर चावल का और अपने गेहूं का उत्पादन ज़्यादा बढ़ा है, तो क्योंकि ये थोड़े टेस्ट में मिलेट में थोड़ा सा है कि थोड़े टेस्टी कम लगते हैं, लेकिन अगर इनको सही तरह से प्रिपेयर किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट का जो पावर हाउस जिसको बोलते हैं हम, जो जिसमें अभी मैडम ने बताया कि हमारी जो एक स्वस्थ बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स, ये सब चाहिए, ये सारी चीज़ें मिलेट्स के अंदर हैं। तो हम सभी का और इस पोषण माह के माध्यम से भी ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं उनमें ये जागरूकता आए कि हम इन मिलेट्स का हमारे जो भोजन है उसमें समावेश करें, जिससे उनकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, क्योंकि मिलेट्स के अंदर हमने देखा है कि इनके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे किसी में, जैसे अभी
दिक्कत है, महिलाओं में एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो अगर एनीमिया की प्रॉब्लम है, अगर वो मिलेट्स का सेवन करेंगी, खासकर आपका जो पर्ल मिलेट है बाजरे का आटा अगर खाते हैं तो उसमें आयरन की सबसे अधिक मात्रा है, तो एनीमिया की समस्या नहीं आएगी। आप बाजरे को आप चपाती के रूप में भी खा सकते हैं, दलिया के रूप में खा सकते हैं, खिचड़ी के रूप में खा सकते हैं। इसके अलावा मिलेट्स ऐसे हैं कि इनको आप जो आजकल मल्टीग्रेन आटा आता है, बिल्कुल, उसमें भी आप इनका समावेश कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान देना है कि हमारी जितनी हमारे खाने में विविधता होगी, खासकर आप और बहुत ज़्यादा, जैसे मैडम ने कहा, बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है। प्रोसेस करने से हमारे जो पोषक तत्व हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो विदाउट प्रोसेसिंग के भी हमारे जो भोजन की क्वालिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे हम 5 से 10% मिलेट का अपने आटे में समावेश कर दें तो इससे मिनरल्स की भी बढ़ेगा और आपके जो आपके प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, उनकी मात्रा भी हमारे भोजन में बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से अगर हम हमारा जो 25 से 30% अगर हम खाने में अगर मिलेट्स का यूज़ करते हैं, 3 टाइम अगर हम खाना खाते हैं उसमें 1 टाइम हम मिलेट खाते हैं, तो जो जितनी भी जो समस्याएं हैं, जैसे ओबेसिटी है या आपका डायबिटिक है या इवन जो मिलेट्स का खाना है वो कैंसर में भी बताते हैं कि कैंसर की जो बीमारी है उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं मिलेट्स। तो अगर मिलेट्स का हम समावेश करेंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहेगा। और यही वजह है कि हमारे सरकार का जो प्रपोजल गया यूनाइटेड नेशन में, और पिछले साल आपने देखा कि हमने पूरे भारत में और पूरे संसार में एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया मिलेट का। बिल्कुल जी, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया, तो कुल मिलाकर समझ में बात यही आती है कि जो मिलेट्स हैं उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत है। और अगर अपने खान पान में हम दिन में एक बार भी मिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप 1 महीने के भीतर देखेंगे कि बहुत सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा अपने रोज़मर्रा के जीवन में। डॉक्टर मीना जी का रुख करते हैं। डॉक्टर मीना जी, हम देखते हैं कि सरकार अपनी तरफ से तो कई सारी ऐसी योजनाएं चलाती है जिसके जरिए हम लोगों को जागरूक कर सकें। चाहे हम बात करें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इसके जरिए भी लोगों को जागरूक किया जाता है। और ऐसी जो महिलाएं हैं जो एनीमिया से पीड़ित हैं उनके लिए भी तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं ताकि इस तरह कुपोषण से लड़ा जा सके। न केवल महिलाएं, ऐसे शिशु भी कई सारे हैं जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की वजह से या बहुत सारी ऐसी डेफिशिएंसी की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह से चैलेंज का सामना करते हैं। लेकिन हम बात करें मोटे अनाज की, जिस तरीके से तमाम बातें निकल कर आ रही हैं कि इसका एक समाधान है मोटे अनाज, और मोटे अनाज को लेकर व्यापक तौर पर काम किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अगर हम बात करें पुरातन काल की, जैसे अब गेहूँ ज़्यादा टेक ओवर कर चुका है, गेहूँ और चावल, इससे पहले की अगर हम बात करें तो क्या पहले के समय में जो हमारे बुजुर्ग थे, जो पुरखे थे हमारे, वो कौन कौन से मोटे अनाजों का इस्तेमाल करते थे, सेवन करते थे, और कौन कौन से मोटे अनाज उगाए जाते थे? बिल्कुल, आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि पुरखे जो है वो क्या क्या खाना खाते थे। और इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारे जो पूर्वज हैं उनका खाना बिल्कुल ही अलग था, डिफरेंट था, और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही स्वस्थ खाना था और बहुत ही नेचुरल था। तभी वो बीमार भी कम पड़ते। आप देखते होंगे कि कोई 80-90 साल 100 साल जी रहा है, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो शायद इतना नहीं जी पाएगी, क्योंकि हमारे खान पान में क्या हुआ, अभी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। स्पेशली जब से हमारा जो ये हरित क्रांति का चलन आया है उसके बाद हमने केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया है। अनाधुंध मतलब हम लोग केमिकल डाल रहे हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, चाहे फंगिसाइड हो, चाहे हर्बिसाइड हो, बहुत सारे केमिकल हम डाल रहे हैं। और इससे क्या है, आपका प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन इसमें क्या है, क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। क्वालिटी जब बढ़ेगी जब नेचुरल काम करेंगे, यानी कि आजकल हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, तो जितना हमारी ज़मीन में फ्लेवर होगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो खाना है स्वादिष्ट होगा, और उसमें उतनी ज़्यादा तरह के मिनरल्स होंगे, उसमें विटामिन होंगे। जैसे कहते हैं ना कि भाई आप जिस तरह से कोई पौधे को सींचोगे उस तरह से वो आपको प्रोडक्शन देगा। तो हमने इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है और हमें सबका पेट भरना भी है, और उसमें हम सब लोग लगे हुए हैं, हमारी सरकार लगी हुई है, हमारे किसान भाई लगे हुए हैं, और हम खाद्य का बहुत ज़्यादा उत्पन्न कर रहे हैं, चाहे वो सीरियल हो, चाहे पल्सेज हो, चाहे ऑलसीड हो। प्रोडक्शन खूब हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब हम बात करेंगे सिर्फ पोषण की। खाद्य सुरक्षा की बात तो हो गई है, हमारे पास आज बहुत ज़्यादा 330 मिलियन टन के आसपास उत्पादन हो गया है खाद्यान्न का, जिसमें हमारा सीरियल आता है और पल्सेज आती हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग
पल्स का जो प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ाने में थोड़ा भी असमर्थ हैं, लेकिन इसमें भी इस तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं और हमारी जो वैज्ञानिक सोच है वो भी कर रही है और सरकारें चाहे वो स्टेट को चाहे सेंटर को वो भी ध्यान दे रही है कि हमारा जो दलहनी फसलों का जो उत्पादन कैसे बढ़े, क्योंकि दलहनी फसलें भी पोषण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो जो दाल वाली फसलें होती है उनमें प्रोटीन मुख्य रूप से एक बहुत बड़ा वो होता है, बैलेंस डाइट का एक पार्ट होता है जो कि दालों से आता है। और हमारे देश में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं, तो जो भी वेजिटेरियन लोग हैं वो प्रोटीन के लिए डिपेंड होते हैं दालों पर जी। तो हमारा को दालों का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और जो पूर्वज जो आपने जो बताया श्री अन्न का जो इस्तेमाल करते थे उसमें ज़्यादातर वो लोग बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, मिल, ये बहुत सारे ऐसे मतलब मोटे अनाज थे, मिलेट्स थे, उनका वो शुरू से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और भारत में नहीं पूरे विश्व में ये मोटे अनाज है, उनका प्रचलन बहुत एंशिएंट से चला आ रहा है। इसलिए इनको बोलते हैं श्री अन्न, क्योंकि शुरुआत इन्हीं से हुई थी। तो जितना भी हमारा खाना था वो इनके बेस्ड था और वो बिल्कुल स्वस्थ खाना था। और आज थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि हमें मोटा अनाज की खेती को दोबारा से अडॉप्ट करना पड़ेगा और हमको उसको वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। और अब हम जैसा कि डॉक्टर टिकैत ने बताया था कि हमने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया था, वो इसलिए मनाया था क्योंकि इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं मोदी साहब, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, किसान भाइयों का भी रहा है कि हमें उस साल को पूरे विश्व को हमने कहा कि भाई ये मिलेट का ईयर मनाना जरूरी है, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा के लिए नहीं, ये पोषण सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे अगर पोषण में, हमारे जो खाने में अगर मिलेट्स होंगे तो हमारा डाइट बहुत बढ़िया रहेगा, बैलेंस डाइट रहेगा, तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब इससे आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए आपको मिलेट्स को हमें क्रॉपिंग सिस्टम में अडॉप्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसका समावेश करना पड़ेगा। और इसके बेस्ड जितने भी खाद्यान्न बनते हैं, जितने भी मतलब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके जो खान पीन बनता है उसमें मिलेट्स का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग पोषण सुरक्षा से बिल्कुल महफूज हैं। जी, डॉक्टर करुणा जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर करुणा जी, अगर हम बात करें मिलेट्स के उपयोग की, तो क्या हमें मिलेट्स का ही उपयोग करना चाहिए? क्या गेहूं के जो उत्पाद हैं या चावल के उत्पाद हैं वो ज़्यादा नुकसान करते हैं इन कंपैरिजन टू मिलेट्स? और अगर हम मिलेट्स पे निर्भर हैं तो क्या गेहूं या फिर चावल के उत्पाद को खाना बंद कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है। जो संपूर्ण भोजन या जो संपूर्ण जिसे बैलेंस डाइट कहते हैं उसमें सारी चीज़ों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। यदि हम एक ही चीज़ पर डिपेंड रहेंगे तो हमारा कोई ना कोई चीज़ में परेशानी आएगी। लाइक यदि मैं मिलेट की ही बात करूं तो मिलेट सारा, यदि मैं पूरा गेहूं हटा के उसे मिलेट पे ले आए वो भी ठीक नहीं है, बिकॉज जो हमारा गेहूँ है, गेहूँ भी उसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि हमें ज़रूरत है। सो प्रोटीन की बात हुई तो प्रोटीन हमें, यदि हम इन तीनों चीज़ों को मिला के लें, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मिलेट हो गया, तो यदि थोड़ा सा चावल और गेहूं को कम करके और मिलेट का समावेश हम अपनी डाइट में कर लेते हैं तो जितने भी हमारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट ऐसे नहीं है, हम जो भी खाना खा रहे हैं वो जब हमारी बॉडी में जा रहा है वो कोई ना कोई न्यूट्रिएंट हमें दे रहा है, लेकिन हर एक न्यूट्रिएंट की एक रिक्वायर्ड अमाउंट हमारी बॉडी का इस्तेमाल करता है और हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो जब हम इन सारी चीज़ों का बैलेंस बना के हम अपनी बॉडी को देंगे तभी हमारी बॉडी उसमें से अपनी जितनी ज़रूरत है उसको इस्तेमाल करके हमारे शरीर को एक जिसे कहते हैं पूरा पोषण हमारे शरीर को प्रोवाइड करेगी और उसी से ही हमारा बैलेंस बनेगा। सो पोषण और संपूर्ण पोषण ये दोनों चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारी चीज़ों का समावेश हमारी डाइट में होना चाहिए। यदि हम एक चीज़ हटा के दूसरी की तरफ एकदम ले लें ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि अब हमारे शरीर को गेहूं की भी आदत हो गई है, चावल की भी आदत हो गई है, लेकिन जो हम एंशिएंट हमारा जो श्री अन्न जिसे बोलते हैं वो यदि हम छोड़ देंगे, वो जो हमने छोड़ा तो उसकी वजह से जो आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हमारे बढ़ गए हैं। आप देख लिए, आप डायबिटीज़ का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ले लीजिए, उसका एक कारण यदि फिजिकल एक्टिविटी है तो दूसरा कारण डाइट है। तो डाइट को यदि हम अपने प्रॉपर, जैसे हम कहते हैं माई प्लेट, एक ICMR ने हमें एक बैलेंस डाइट का एक रूल दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि आप पूरी प्लेट को 4 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं तो एक हिस्से में आपका पल्सेस प्रोटीन वाला पार्ट हो, दूसरे हिस्से में अनाज हो। तो अनाज जो हम कह रहे हैं, अनाज जो हम ले रहे हैं, यदि इन तीनों चीज़ों का मिला जुला हम अनाज को एक साथ लेते हैं और तीसरा जो पोर्शन है, जो एक बड़ा पोर्शन है, उसमें हमारा सारा फ्रूट, वेजिटेबल और जितना कलरफुल उसे बना सकते हैं, जितने रंग उसमें डाल सकते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए उतना ही फायदेमंद है। और चौथा जो पार्ट है उसमें हमारा आपका आ जाता है थोड़ा शुगर, थोड़ा फैट,
क्योंकि इसे भी हम छोड़ेंगे तो ये भी हमारे लिए गलत है, बिकॉज कहीं ना कहीं फ़ैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अति उसे करना, हम उसे तेल को तल रहे हैं और पूरियाँ खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, तो वो मुश्किल है। एक बार हम लें तो चलेगा, बट रोज़ रोज़ यदि हम उसे तल के लें तो उसमें हमारे बहुत सारे बॉडी में अमाउंट जब ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लस किस तरह का हम जैसे अभी सर ने बोला कि ये जो जितने भी फ़ैट है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये कौन सा टाइप का फ़ैट ले रहे हैं, कितने अमाउंट में ले रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। घी, जैसे हमारे पूर्वज जब बहुत घी, तेल बहुत सारा इस्तेमाल करते थे, मस्टर्ड ऑयल हो गया, वो इस्तेमाल करते, ये सारी चीज़ अच्छी हैं, कोई भी फल, कोई भी हमारा फूड ख़राब नहीं है, लेकिन उसका कितनी मात्रा में हम उस चीज़ को ले रहे हैं वो हमारा अच्छा या बुरा हमारी बॉडी में उसका रोल होता है। इसके अलावा जो हम उसके साथ यदि हम दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें भी ऐड करते हैं तो इसे फिर हम संपूर्ण भोजन कहते हैं। तो कोई भी चीज़ एक लें और दूसरे छोड़ दें वो ठीक नहीं है, हमें बराबर अमाउंट में जितनी हमारे शरीर की ज़रूरत है उसके हिसाब से लेना चाहिए। दूसरी बात जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है, हर एक एज ग्रुप के लिए आपको हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है, बट वो अलग मात्रा में होती है। यदि मैं बात करूँ ओल्ड एज हो, ओल्ड एज में आपको एनर्जी को कम करना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। तो उस समय यदि मैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लूँगी तो वो कहीं ना कहीं जाके बॉडी में परेशानी क्रिएट करेंगे, तो एनर्जी घटानी पड़ेगी और चीज़ें घटानी पड़ेगी, लेकिन मिनरल और विटामिन हमें प्रॉपर अमाउंट में लेने पड़ेंगे क्योंकि ओल्ड एज में इम्यूनिटी को हमें बढ़ाना है। तो हर एक चीज़ का इक्वल अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट अपनी डाइट में लेना एक बहुत ज़रूरी होता है और जिसकी हमें आज सख्त ज़रूरत है अपनी प्लेट को मैनेज करना। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बातें आपने कही। और डॉक्टर करुणा जी, कहीं ना कहीं इसलिए भी कहा जाता है कि जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, ये कहावत भी हमारे देश में बहुत प्रचलित है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और बारीकियां समझेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरीके से पोषण का होना कितना ज़रूरी है और कैसे आप अपनी पोषण को मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर एस एल मीना जी का रुख करते हैं। डॉक्टर एस एल मीना जी, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि आज का जो हमारा जीवन है वो कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग हो गया है, या फिर हमने उसको चैलेंजिंग बना लिया है, या हमारा नज़रिया उसको चैलेंजिंग देखने के लिए। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, जिसकी आज के समय में बहुत आवश्यकता है, और खासकर अगर शहरी जीवन की बात करें, जो खाद्यान्न हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसमें हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारे शरीर को सही तरीके से मिल रही है? बिल्कुल पुलकित जी, आपने बहुत सही बात बताई। देखिए, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और हमारा जो ज़्यादातर जो हमारे इंडियन लोग हैं वो वेजिटेरियन हैं। तो हमारा जो खान पान जो है वो ज़्यादातर हमारा वेजिटेरियन है। तो अब बात करते हैं कि उससे पहले तो हमको ये थी कि हमारे पास खाद्यान्न थे ही नहीं, लेकिन हरित क्रांति आई, उसके बाद हम खाद्यान्न में बिल्कुल सेल्फ रिलायंट हो गए हैं और हम लोग खाद्य सुरक्षा हमारे पास हो गई है। लेकिन अब बात हम करते हैं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो उसकी बात करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि आजकल लोगों का जो खाने पीने का जो स्टाइल वो बदल गया है, क्योंकि वैसे हम बात करेंगे जबकि बैलेंस डाइट जो होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और पोषक तत्व होते हैं और विटामिन होती हैं और बहुत सारी और भी छोटे मोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन सबको मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये एक हमारा बैलेंस डाइट है। लेकिन जो गांव में जो आज से 30 साल पहले का जो खान पीन था वो आज गांव में भी चेंज हो रहा है। ऐसे ही शहरों को देखते तो शहरों में भी बिल्कुल खान पीन चेंज हो रहा है और हमारा जो एक कहते हैं ना डाइवर्सिटी, उसमें कमी आ रही है। बिल्कुल। अब हम सिंगल साइडेड में जा रहे हैं। जैसे आपने पहले बताया था कि शहरों में हम लोग आजकल पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा लोग बच्चे खा रहे हैं और ऐसे गांव में भी आजकल चीज़ें शहरों से गांव पहुंच रही हैं, तो खाने पीने में थोड़ा बदलाव तो आ ही रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आज के दिन हमारे यहाँ पे खाद्य सुरक्षा की जगह हमको
पोषण सुरक्षा की जरूरत है। और जैसे कि बताया आपने कि अभी सितंबर का महीना जो चल रहा है ये बहुत ही क्रिटिकल महीना होता है, क्योंकि इसमें चेंज होता है ऋतुओं का, और इस समय हमें खान पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और हमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना बैलेंस करके खाना है, वो सब बातों को हमको ये क्या देखना पड़ेगा। और खाना हमारा कैसा हो जिसमें सभी तरह की चीज़ें हों, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन्स भी हो, ये सब इसमें कंपोनेंट हो, सबका कंपोनेंट उसमें होना ज़रूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि आप संतुलित खाना खा रहे हैं। तो इसलिए हमको सिंगल खाना नहीं खाना है, यानी कि हम सिर्फ एक ही खाने के स्रोत पर डिपेंड ना रहें। हमें दूध भी पीना है, हमें अंडे भी खाने हैं, हमें अनाज भी खाना है, हमें सब्जियां भी खानी है, हमें फ्रूट्स भी खाने हैं, क्योंकि हमको हमारे बॉडी के लिए जो चीज़ चाहिए वो सब तरह अलग अलग जगह से हमको लेनी पड़ेंगी, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी जो खाद्य सुरक्षा और साथ साथ क्या है कि जो पोषण की सुरक्षा है वो बिल्कुल मुकम्मल होगी, तब जा कह सकते हैं कि हाँ ये पोषण जो माह है हम इसको अच्छी तरह से मना रहे हैं। जी, तो पोषण माह हम मना रहे हैं, लेकिन पोषण हमें मिल पा रहा है या नहीं, इस पर और बात करते हैं। डॉक्टर करुणा जी का रुख करते हैं। डॉक्टर करुणा जी, आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और डाइटिक्स भी हैं, और आपका ये विभाग भी रहा है। आपके नज़रिए से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हम देखते हैं, बात शहरी जीवन की भी करें और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम ये देखें तो ये जो ट्रेंड है, ये जो फैशन है, वो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ता जा रहा है। मैदे के ऊपर हम ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, मैदे के उत्पाद ज़्यादा का सेवन कर रहे हैं, पराठे हो या मैदा हो। साथ ही साथ हम देखते हैं कि आजकल एक चलन है आलू नान, इस तरीके के तमाम तरह के नान मैदे के आने लग गए हैं, उसका सेवन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशन, आप क्या देखती हैं इस चीज़ को, कैसे देखती हैं, और क्या सलाह देने चाहेंगे उन लोगों को जो लोग पोषण तत्वों को छोड़कर इन चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं? एक जो स्वस्थ शरीर होता है उसके लिए हमें सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे अभी मीना जी ने बताई, हमें कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत है, हमें प्रोटीन की भी ज़रूरत है, हमें फ़ैट की भी ज़रूरत है, हमें विटामिन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए। सो जब हम ये जो जितना प्रोसेस्ड हम फूड को करते जाएंगे, उतने ही हम जो ये हमारे पोषक तत्व हैं उसको हम कम करते जाएंगे। तो जैसे जैसे जो हमारा, यदि मैं खाने की बात करूँ, जितना हम प्रोसेसिंग उसमें बढ़ाते जाएंगे उतने ही ये तत्वों को हम कम करते जाएंगे। तो आजकल जो भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है, आजकल स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं, वो जो जिस तरह का आजकल खान पान की तरफ जा रहे हैं, उसमें ना केवल वो अपना शरीर और अपने जो ऊर्जा का लॉस कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो एक टर्म आता है हिडन हंगर, हिडन हंगर की तरफ हमारा भारत जा रहा है, जो कि एक तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है, कुपोषण, और जो जिसे कहते हैं ओबेसिटी, अंडरवेट, और तीसरी जो चीज़ है वो है हिडन हंगर। सो यदि हम इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को निकाल देंगे प्रोसेसिंग के थ्रू, जो हम रिफाइंड फ्लावर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उसके जितना भी फाइबर कंटेंट है उसका कमी कर देते हैं, उसे हम सारा निकाल देते हैं। तो जो हमें सफ़ेद जो खाना दिख रहा है उसके अंदर से हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट का लॉस कर दिया। तो जब वो चीज़ हम अंदर ले जाएंगे तो उससे क्या होगा, वो पहली बात, वो भोजन जो हमारे पेट में जाता है वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होके उससे जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो हमारी बॉडी उससे निकाल के अपने शरीर में जितने हमारा जो फंक्शनल कैपेसिटीज़ है वो हमारा काम करते हैं। तो जब हम कम खाएंगे, जब हमें डाइटरी फाइबर प्रॉपर नहीं मिलेगा, जब हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं मिलेंगे, तो जो हम मैक्रोज खा रहे हैं यानी कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, तो उसका इस्तेमाल हमारी बॉडी ढंग से नहीं कर पाएगी। इसी की वजह से आजकल क्या हो रहा है, या तो हम एक चीज़ की अति की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी में जा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने कहा अनीमिया से ग्रसित है हमारी महिलाएं। सो ज़्यादातर जो रीज़न है वो है ओवर प्रोसेसिंग, उसे हम कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेसिंग। सो हम आपको ये इस पोषण माह के तहत जो एक जागरूकता अभियान है उसमें मैं यही एक सलाह देना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा फूड को हम कम प्रोसेस करके ताज़ा खाना बना के खाएंगे, उतने ही हमारे शरीर को वो अच्छा लगेगा और हमारा शरीर उसे अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। जी, बहुत बढ़िया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे रुक करते हैं डॉक्टर टीकम जी का। डॉक्टर टीकम जी, पोषण माह तो हम मना रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो गई, लेकिन अगर मैदों को छोड़ दिया जाए और जिस तरीके से प्रोटीन, फाइबर या विटामिन्स की हम बात कर रहे हैं, तो निकल कर बात सामने आती है कि मोटे अनाजों का इस्तेमाल होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने भाषणों में, और पिछले 2023 की बात करें तो पूरा एक साल हमने मिलेट्स को इंस्पायर किया कि मिलेट्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्या सिर्फ मिलेट्स के ज़रिए ही हम पोषण को भरपूर मात्रा में अपने शरीर में ला सकते हैं, या फिर और भी कोई ऐसे ऑप्शंस हैं? बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट भी कई अपनी जो योजनाओं के माध्यम से पिछले साल हमने
मिलेट इंटरनेशनल ईयर मनाया था, उससे पहले 2018 में हमने नेशनल मिलेट इंटरनेशनल ईयर मनाया था। तो इन सब के पीछे यही कारण है कि जो मिलेट्स कहीं पहले जो अभी जो आप जो बता रहे हैं, जो अभी प्रेजेंट में वर्तमान में जो फूड हैं, जो फूड हैबिट है, वो कहीं बहुत हमारी चेंज हो गई है। पहले हमारी जो थाली में मिलेट्स हुआ करते थे, कहीं ना कहीं किसी भी सुबह के भोजन में, नाश्ते के रूप में, या आपके दोपहर के खाने में, शाम के खाने में मिलेट का हमारे भोजन में हमेशा समावेश रहता था। लेकिन जब से ये जो दूसरे फूड आए हैं, खासकर चावल का और अपने गेहूं का उत्पादन ज़्यादा बढ़ा है, तो क्योंकि ये थोड़े टेस्ट में मिलेट में थोड़ा सा है कि थोड़े टेस्टी कम लगते हैं, लेकिन अगर इनको सही तरह से प्रिपेयर किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट का जो पावर हाउस जिसको बोलते हैं हम, जो जिसमें अभी मैडम ने बताया कि हमारी जो एक स्वस्थ बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स, ये सब चाहिए, ये सारी चीज़ें मिलेट्स के अंदर हैं। तो हम सभी का और इस पोषण माह के माध्यम से भी ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं उनमें ये जागरूकता आए कि हम इन मिलेट्स का हमारे जो भोजन है उसमें समावेश करें, जिससे उनकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, क्योंकि मिलेट्स के अंदर हमने देखा है कि इनके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे किसी में, जैसे अभी दिक्कत है महिलाओं में, एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो अगर एनीमिया की प्रॉब्लम है, अगर वो मिलेट्स का सेवन करेंगी, खासकर आपका जो पर्ल मिलेट है, बाजरे का आटा अगर खाते हैं तो उसमें आयरन की सबसे अधिक मात्रा है, तो एनीमिया की समस्या नहीं आएगी। आप बाजरे को आप चपाती के रूप में भी खा सकते हैं, दलिया के रूप में खा सकते हैं, खिचड़ी के रूप में खा सकते हैं। इसके अलावा मिलेट्स ऐसे हैं कि इनको आप जो आजकल मल्टीग्रेन आटा आता है, उसमें भी आप इनका समावेश कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान देना है कि हमारी जितनी हमारे खाने में विविधता होगी, खासकर आप, और बहुत ज़्यादा, जैसे मैडम ने कहा, बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है। प्रोसेस करने से हमारे जो पोषक तत्व हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो विदाउट प्रोसेसिंग के भी हमारे जो भोजन की क्वालिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे हम 5 से 10% मिलेट का अपने आटे में समावेश कर दें, तो इससे मिनरल्स की भी बढ़ेगा और आपके जो आपके प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, उनकी मात्रा भी हमारे भोजन में बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से अगर हम हमारा जो 25 से 30% अगर हम खाने में अगर मिलेट्स का यूज़ करते हैं, 3 टाइम अगर हम खाना खाते हैं उसमें 1 टाइम हम मिलेट खाते हैं, तो जो जितनी भी जो समस्याएं हैं, जैसे ओबेसिटी है या आपका डायबिटिक है, या इवन जो मिलेट्स का खाना है वो कैंसर में भी बताते हैं कि कैंसर की जो बीमारी है उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं मिलेट्स। तो अगर मिलेट्स का हम समावेश करेंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहेगा। और यही वजह है कि हमारे सरकार का जो प्रपोजल गया यूनाइटेड नेशन में, और पिछले साल आपने देखा कि हमने पूरे भारत में और पूरे संसार में एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया मिलेट का। बिल्कुल, कुछ और बारीकियों को समझेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार, मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। चर्चा हो रही है पोषण को कैसे बेहतर करें, कौन कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल कर हम अपने शरीर में पोषण को सही तरीके से, सही मात्रा में सम्मिलित कर सकते हैं और अपने जीवन को और आसान बना सकते हैं। जिस तरीके से हमें स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं, तमाम तरह की हम रोज़मर्रा के जीवन में समस्याएं देखते हैं। डॉक्टर असल मीना जी का रुख करते हैं। मीना जी, अगर हम बात करें गेहूँ के आटे की, तो हम देखते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि जल्दबाजी में गेहूँ का आटा हमने ज़्यादा गूंद लिया होता है, उसके बाद हम फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद हम जब समय मिलता है तो उसका इस्तेमाल
इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन बात करें हम मोटे अनाजों के आटे की, उसके साथ ये संभव नहीं हो पाता है। तो क्या इसका भी कोई समाधान है कि मोटे अनाज के आटों को गूंथने में कई महिलाओं को समस्या होती है, नॉलेज नहीं होती है, उसके लिए क्या समाधान होना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने किया है जी। मोटे अनाजों में क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें ग्लूटिन नहीं होती है। तो ग्लूटिन जो होता है व्हीट में ज़्यादा होता है, जिससे क्या गूंदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो चपाती बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे मैं बात करूँ बाजरे की, बाजरे का आटा जब आप पिसवाओगे तो आजकल की जो महिलाएं हैं उनको आटा शायद वो लगा नहीं पाएंगी। दूसरी बात है कि उनको चपाती भी शायद बनाने में दिक्कत आ सकती है। जो हमारी जो महिलाएं हैं, पहले पूर्व जो लोग हमारे रहे हैं, जैसे हमारी मदर है, हमारी दादी हैं, उनको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ये चपाती बनाना आता था। उनको पता है कि कैसे लगाना होता है, क्योंकि गेहूं में तो हम क्या है कि आटे को एक साथ लगाते हैं पूरे को, लेकिन बाजरे में क्या होता है उसमें एक चपाती के लिए एक आटा लगाना पड़ता है, अलग से लगाना पड़ता है। तो हर बार आपको पानी बनाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें ग्लूटिन नहीं होती है। तो उसमें क्या है, उसमें लोच नहीं आता और इसकी चपाती बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती है। और ऐसे ही और भी दूसरी मोटे अनाज होते हैं, इनमें भी डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन जैसे कि पहले हम बात कर रहे हैं कि आजकल मल्टी ग्रेन की बात करते हैं, मल्टी ग्रेन आटा आता है, उसमें मिक्स कर सकते हैं। जैसे बाजरे में हम आप किसी और का भी आटा मिला सकते हैं, जैसे ज्वार का आटा ले सकते हैं, ऐसे ही आप रागी ले सकते हैं, ऐसे ही गेहूं का आटा आप ले सकते हैं। तो गेहूं में कोई भी आप मोटा अनाज मिला सकते हैं और उसमें ज्वार मिला सकते हैं। और बहुत साल पहले लोग क्या करते थे, चना और गेहूँ इन दोनों को एक साथ मिला करके एक आटा बनता है, उसको बोलते हैं गोचनी। तो गोचनी का जो प्रचलन था पहले बहुत ज़्यादा था, और वो जो दोनों को मिला के जो बनता है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता था, टेस्ट लगता था। उसका कारण क्या है कि व्हीट से हम ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और चने से हम ले रहे हैं प्रोटीन। तो यानी कि एक तरह से बैलेंस डाइट करने का एक तरीका था ये। बिल्कुल। और आजकल क्या हो रहा है कि एक्चुअली हमारी ज़मीन में भी क्या है, कुछ डेफिशिएंसी हो गई है, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो रही है, जैसे जिंक है, आयरन है, इनकी थोड़ी कमी हो रही है। तो ये जो कमी है ये हमारे अनाजों में भी आ गई है। तो हम जहाँ राइस और व्हीट का ज़्यादा रकबा रखते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन लेते हैं, वहाँ पे क्या है कि काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी देखने को मिली है। तो वो सीधा इफेक्ट हमारे सोइल हेल्थ पे और हमारे जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर डालती है। इसलिए एक प्रचलन भैया है बायो फोर्टिफिकेशन। तो बायो फोर्टिफिकेशन से क्या होता है, हम लोग क्या है कि जिंक और आयरन को उसमें बढ़ावा देते हैं। तो हम वही इनपुट यूज़ करेंगे जिसमें आयरन ज़्यादा हो, जिसमें जिंक ज़्यादा हो, इसमें और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसकी डेफिशिएंसी हमको नजर आती है, उसका हम फर्टिलाइजर लेंगे या कोई और सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट लेंगे, उसको हम डालेंगे। और उससे क्या है कि हमारा जो अनाज है उसमें वो तत्व आ जाएगा जो कि पहले नहीं था। तो इसको हम बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। इस पे काम बहुत चल रहा है, अभी हमारे वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं और अभी हम किसान तक इसको जागरूक करेंगे कि हम कैसे मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका कैसे हम ज़्यादा भरपूर कर सकें अपनी खाद्यान्न में। और राइस व्हीट में ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन मोटे अनाज की अगर खेती हम शुरू कर देंगे तो वहाँ पे शायद ये दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मोटे अनाज जो होते हैं वो क्या कि कम पानी में पकते हैं, उनको ज़्यादा फर्टाइल सोइल की ज़रूरत होती नहीं है, कम खाद पानी में वो पक जाते हैं और उनकी जो लाइफ साइकिल है वो भी छोटी होती है, कम समय में पक जाते हैं और इनमें कोई ज़्यादा रोग भी नहीं लगता है और ना कोई ऐसा कोई कीटों का प्रकोप देखने को मिला है। तो इसमें ज़्यादा हानि नहीं होती है। और आजकल तो बहुत सारी इम्प्रूव्ड इनकी किस्में आ चुकी हैं जो बहुत ही मतलब ज़्यादा पैदा देती हैं। वो फसलों को अगर किसान भाई करेंगे और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करेंगे तो ये मोटे अनाज जो होते हैं इनमें भी आप अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। और इससे क्या है कि प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो हमारा जो न्यूट्रिशनल डाइट होती है उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें फिर क्या होगा, आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बैलेंस डाइट खाएंगे। जी मीना जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, इससे जुड़ा मैं एक सवाल मेरे पास है, मैं लेकिन आपके पास लौटूंगा। पहले डॉक्टर करुणा जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर करुणा जी, अगर हम बात करें अपने देश में रसोइयों की, हमारे घर में जो रसोइयाँ होती है वो ज़्यादातर हमारी माताओं, बहनों या महिलाओं पर ही महिलाओं के हवाले होती हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें या फिर गृहिणियों की बात करें, क्योंकि आप एक महिला भी हैं, तो अगर हम गृहिणियों को कुछ सुझाव देना चाहें, क्योंकि अगर इनके प्रयास से अगर ये लोग प्रयास करें धीरे धीरे एक एक स्टेप के ज़रिए अगर रसोई में कुछ ऐसे उत्पाद बनाना शुरू करें जिसके ज़रिए हमारी डाइट में मोटे अनाज या फिर ऐसे पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया जाए जिससे हमारी डाइट में वो रेगुलर तरीके से आ सके, गृहिणियों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? सबसे पहली चीज़ जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो हम आटे की बात कर रहे हैं, तो यदि हम मोटे अनाज को आटे में डलवा लें, जो पहले आपने अभी प्रश्न किया था कि वो आटा बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ लॉज जो हमें चाहिए वो हमारे गेहूं में है, और उसके साथ यदि आप उसमें मोटा अनाज डालेंगे तो जो एक परेशानी होती है कि उसका आटा ढंग से नहीं बन रहा है, वो समस्या एक दूर हो जाएगी। इसके अलावा हम इसे दलिए के फॉर्म में दलिया बना लें, और दलिया जैसे हमारा
गेहूं का दलिया है, इसी टाइप से उसे दलिया के रूप में उसे चाहे नमकीन दलिया बना के या आप उसे दूध के साथ दलिया बना के भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हम कहते हैं इसे पफिंग जिसे बोलते हैं, जब हम जो जैसे बाजरा हुआ, बाजरा को यदि हम पफिंग उसकी कर देंगे तो उसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिनरल को जोड़ लेती हैं, पकड़ लेती हैं, वो चीज़ उसमें से हम उसे ज़्यादा उसका डाइजेशन, उसमें ज़्यादा डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यदि हमने उसे पफ़ कर दिया, जैसे राइस हम राइस गेहूँ पफिंग कर देते हैं, तो जो पफ्ड हमारा बाजरा है, ज्वार है, यदि उसे पफिंग कर देंगे तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें उससे बना सकते हैं। जैसे आजकल के बच्चे जो सुबह को जो हम केलॉग्स और जो कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं, तो वो उसका एक बहुत ही बढ़िया विकल्प बन जाएगा यदि उसमें आप थोड़े से नट्स डालें, ये पफ्ड फॉर्म में आप अपना ये वाला अनाज डालें और उसके अंदर थोड़ा सा आप गुड़ का मिक्सचर उसको बना के डाल दें, तो वो बहुत ही संपूर्ण आहार वो देगा और एक अच्छा विकल्प होगा जो ये आपके कॉर्नफ्लेक्स एंड ऑल जो आजकल बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। तीसरी चीज़ आजकल आपने मार्केट में देखा होगा, क्योंकि ये हम इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि शहरी जीवन में जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड और बर्गर पिज़्ज़ा की तरफ जा रहे हैं। तो यदि हम इसके आटे से ही जो हम बर्गर बन्स बनाते हैं, तो यदि इस आटे से हम बनाएं तो वो ही चीज़ हम वो जो चीज़ हम वहाँ रिफाइंड करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रिफाइंड ना करके हम रिफाइंड वाला पोर्शन हटा के और उसमें हम अनाज के साथ साथ मिलेट डाल के और वो हम बर्गर उससे बनाएं और उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के यदि हम उसे संपूर्ण बना के उसे बच्चे को दें, तो मेरे ख्याल से बच्चा उसे ज़्यादा अच्छे से खाएगा, बहुत पसंद भी करेगा और वो जो हम न्यूट्रिएंट जो हम दे सकते हैं वो भी हम उससे पूर्ति कर देंगे। तो हमें गृहिणियों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम सारे दिन जब हम किचन में काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि हम क्या विकल्प लें। एक सा खाना तो बच्चा और हमारे घर में सब कोई खाते नहीं है, तो इसी चीज़ को यदि हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे थोड़ा सा उसमें न्यूट्रिशन डाल दें, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसे न्यूट्रिशन डाल दें, तो मुझे लगता है कि जो ये पोषण माह का एक जो हमारा जागरूकता जो हम फैलाना चाहते हैं वो एक हमारा एम पूरा हो जाएगा। जो भी चीज़ हम बनाएं उसे थोड़ा सा उसमें हमें न्यूट्रिशन का हल्का सा एक तड़का लगाना है और हम उसे डाइट में हर एक बंदा जो हमारे घर में हमारे किचन पे डिपेंडेंट है, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, उन्हें हम अच्छा न्यूट्रिशन हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस थोड़े से सोच और थोड़े से चेंजेस की ज़रूरत है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और बहुत अच्छी बात की डॉक्टर करुणा जी। और हम सभी दर्शकों से भी ये अपील करना चाहेंगे कि हम पोषण माह मना रहे हैं और आज इस कार्यक्रम को देखते हुए आप अपने आप से एक संकल्प लीजिए और जो भी महिलाएं देख रही हैं वो भी अपने आप से संकल्प लें कि इस पूरे महीने में हम कभी ना एक दिन अपने डाइट में ऐसा पोषण तत्व जरूर इस्तेमाल करेंगे या ऐसा कोई मिलेट्स का कोई ऐसा खाना जरूर इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए न केवल आपकी, आपके परिवार की, सबकी सेहत बेहतर हो। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप कीमती समय निकालकर स्टूडियो में आए। डॉक्टर मीना जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर करुणा मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सही जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। डॉक्टर टीकाराम जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस कार्यक्रम में हमने आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाने की कोशिश की कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच हम पोषण माह बना रहे हैं और इस पोषण माह के बीच में आप सभी से यही गुजारिश है, न केवल आप इस कार्यक्रम को देखें बल्कि इन बातों को जो आपको बताया गया इस कार्यक्रम के जरिए, इन बातों को अपने रोज़मर्रा के जीवन में अमल कीजिए और कोशिश कीजिए न केवल 1 माह बल्कि पूरे साल अगर हम इसको फॉलो कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि इस कार्यक्रम से जुड़े हुए न केवल किसान भाई, चाहे वो उद्यमी हो, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हों, सबको बेहतर ज़िंदगी उपलब्ध कराई जाए और उनके जीवन को बेहतर किया जाए, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। और आज के कार्यक्रम में इसके साथ ही बस इतना ही। इस कार्यक्रम से जुड़े आपको कोई भी सुझाव या कोई भी सलाह हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है vichar-vimarsh08@gmail.com। आपके सुझाव और आपके सलाहों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और आपके सलाह और आपके सुझाव हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर करने में मददगार साबित होते हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे इसी दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे